दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल या मेडिसिनल फॉर्म में और सर्जिकल अप्रोच से। तो दोस्तों जो मेडिसिनल फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन सर्जिकल अप्रोच, क्योंकि सर्जिकल अप्रोच थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, मेडिकल फॉर्म जो है वो ज़्यादा ईजी रहती है। अब दोस्तों उससे पहले हम बात करें हाउ टू डायग्नोज द कुशिंग्स सिंड्रोम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लिनिकल साइड में आपको पहले बता चुका हूं, यूरिन एनालिसिस में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, यूएसजी से डायग्नोज कर सकते हैं। सोनोग्राफी के अंदर लीवर बड़ा दिखेगा, एड्रिनल के ट्यूमर्स दिखेंगे और रेडियोग्राफी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन दिखती है। तो दोस्तों याद रखना, सोनोग्राफी से आप और रेडियोग्राफी से दोनों से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस यूरिन एनालिसिस। तो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, लो डोज डेक्स्ट्रा टेस्ट और T3 T4 का लेवल जो ब्लड में कम हो जाता है उससे हाइपरटेंशन कॉज होता है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 तरीके मैं बता चुका हूँ आपको डायग्नोस करने के। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सब तो बुक में भी लिखा है, फील्ड में कैसे क्या करें वो बताओ हमारे को। तो दोस्तों फील्ड में भी हो सकता है, फील्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ब्लड के, यूरिन के और सलाइवा के सैंपल लेने और लेबोरेटरी में भेज देने। यूरिन सैंपल से जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल है यूरिन के अंदर वो चेक कर लेंगे और जो नॉर्मल होता है उससे उसका कंपेयर करके कितना कॉर्टिसोल ज़्यादा है वो पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यूरिन सैंपल को आप लेबोरेटरी सेंड कर दें, क्योंकि ये काम पैथोलॉजिस्ट का होता है, आपको सिर्फ सैंपल लेने हैं दोस्तों भाई। अब दोस्तों डेक्सा सप्रेशन टेस्ट के अंदर क्या है, क्लिनिशियन को लो डोज में एक्सोजीनस डेक्सा को इंजेक्शन की फॉर्म में सस्पेक्ट पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करना है। इससे क्या होगा, ACTH का प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि एक्सोजीनस डेक्सा चला जाएगा और कॉर्टिसोल का लेवल भी ब्लड में कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये है लो डोज डेक्सा सप्रेशन टेस्ट। अब दोस्तों प्लाज्मा के अंदर ACTH का जो नॉर्मल लेवल है उससे अगर कम और ज़्यादा आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कुशिंग सिंड्रोम को। तो दोस्तों लो ACTH के अंदर एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट होती है और हाई ACTH अगर है प्लाज्मा में तो उससे पिट्यूटरी डिपेंडेंट हाइपर एड्रिनोकॉर्टिकिज्म होती है, जिसे ही कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन है। मैं यहाँ ACTH लेवल की बात कर रहा हूँ, ACTH स्टिमुलेशन अलग है दोस्तों। इसके स्टिमुलेशन के अंदर दोस्तों आप पहले ब्लड सैंपल ले लें, उसके बाद यहाँ पे एक्सोजीनस ACTH जिसे टेट्राकोसेक्ट्रिन बोलते हैं, ये एक्सोजीनस ACTH से क्या होगा दोस्तों, इसको आप IM और IV लगा सकते हैं। इसके बाद 2 घंटे बाद आप सेकंड लगाने के 2 घंटे बाद सेकंड ब्लड सैंपल लें। दोस्तों आपको पहले ब्लड सैंपल लेना है और ये इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, कॉर्टिसोल तो सारे केसेस में बढ़ेगा, लेकिन जो हाइपर रेस्पॉन्स होगा वो PDH के केस में ही आएगा, जिसमें 35 mg पर 100 ml से ज़्यादा अगर आता है तो ये ऑलवेज कन्फर्म केस को डिनोट करता है दोस्तों। तो दोस्तों ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट तो स्टिमुलेशन में क्लिनिशियन का काम है और दोस्तों ACTH लेवल में कुछ नहीं करना है, सीधा प्लाज्मा सैंपल लेबोरेटरी को सेंड कर देना। दोनों टेस्ट अलग अलग हैं, जिसमें ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है दोस्तों, इससे ऑल केसेस कंफर्मेटरी हो सकते हैं। तो अपना पॉइंट था फील्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ब्लड, यूरिन और सलाइवा के सैंपल पैथोलॉजी की लेबोरेटरी में भेज देने हैं। अगर वेटनरी पैथोलॉजिस्ट होगा तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके बता देगा, वरना मेडिकल लेबोरेटरी में भी आप सेंड कर सकते हैं। तो वैल्यू तो वो निकाल के दे ही सकते हैं, आप नॉर्मल वैल्यू से उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। तो फिर पहले इतनी घास क्यों काटी, वो इसलिए मैंने बताया ताकि आपको उसकी टेस्ट की वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में पता चल सके। दोस्तों अब बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करती है पिट्यूटरी अफेक्टेड कुशिंग सिंड्रोम पे या एड्रिनल अफेक्टेड कुशिंग सिंड्रोम पे। दोस्तों दोनों ही ग्लैंड कुशिंग सिंड्रोम को डिनोट करती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिखाई गई है, 4 बेसिकली ऐसी ड्रग है जो इस्तेमाल होती हैं और दोस्तों अपने नैनो में बसा लेना इन ड्रग्स को। ये 4 ही दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं, ट्राइलोस्टेन, माइटोटेन, सेलिजीलाइन और कीटोकोनाजोल। दोस्तों ये 4 ही ड्रग हैं जो काम करती हैं। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन ये भी कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करने में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों ये चारों के चारों सॉल्ट नेम है, कोई भी ब्रांड नेम नहीं है यहाँ पे, मैं आगे बताऊंगा ब्रांड नेम आपको। दोस्तों जो माइटोटेन है वो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है कुशिंग सिंड्रोम में इन ह्यूमन एज वेल एज इन वेटरनरी।
माइटोटेन को लाइसोड्रेन के नाम से जाना जाता है, ब्रांड नेम है इसका। और सिलिजिलाइन को दोस्तों डिप्रीनिल के नाम से जाना जाता है। वेटरनरी बहुत ज़्यादा यूज होती है ये। ट्राइलोस्टेन स्टेरॉइडोजेनेसिस इनहिबिटर है जो 3 बीटा HSD को इनहिबिट करती है। डिप्रीनिल MAO इनहिबिटर है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। और कीटोकोनाजोल एंजाइमेटिक इनहिबिटर है दोस्तों। अगर बात करें ट्राइलोस्टेन की तो ये PDH के केस में मेनली वर्क करती है। विटोरिल इसका ब्रांड नेम है और ये स्टेरॉइडोजेनेसिस इनहिबिटर है, 3 बीटा HSD को इनहिबिट करती है। 1 से 3 mg/kg BID आप दे सकते हैं। अगर कोई भी GI अफेक्शन आपको दिख रहा है इसको देते वक्त तो आप इसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। दिन में 2 बार देनी है, 1 से 3 mg। लिटरेचर कहते हैं ये पिट्यूटरी और एड्रिनल अफेक्टेड दोनों ही ट्यूमर्स पे काम करती है। और इसका ब्रांड नेम विटोरिल है और ये ट्राइलोस्टेन इसका साल्ट है। वैसे ये ड्रग अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है दोस्तों। अब बात करते हैं माइटोटेन की। माइटोटेन मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है। 40 से 50 mg/kg पर डे ओरल देनी होती है 10 दिन के लिए। साथ में प्रेडनिसोलोन 0.2 mg/kg पर डे के हिसाब से 10 दिन लगातार देना होता है। और साथ साथ ही कोर्टिसोल का ब्लड में लेवल चेक करना होता है। अगर कोर्टिसोल का लेवल टाइम टू टाइम कम हो रहा है तो इस ड्रग को आगे बढ़ाते रहते हैं और डॉग के जो क्लिनिकल साइंस उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर क्लिनिकल साइंस में कोई भी सुधार दिखता है तो ही इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सेलिजिलाइन HCl की। इसे डिप्रीनिल के नाम से जाना जाता है। इसका कोई एडवर्स खास इफेक्ट देखा नहीं गया है। 1 mg/kg पर डे के हिसाब से इसको देते हैं। वेटरनरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट खास देखा नहीं गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कुशिंग डिजीज़ मिलती है डॉग में तो आप इसका इस्तेमाल करें, डिप्रीनिल का इस्तेमाल करें। और 1 mg/kg पर डे के हिसाब से दोस्तों इसको देना है आपको। ओरल आती है ये। अगर इसका रेस्पॉन्स आपको इनएडिक्वेट दिख रहा है, बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है 2 महीने तक लगातार देने के बाद भी, तो इसकी डोज आप 1 mg से 2 mg/kg पर डे के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तो तुरंत इसको बंद कर दें, रिमूव कर दें इस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ क्लिनिकल साइन को ऑब्जर्व करते रहें। क्लिनिकल साइन में सुधार आता है तो ही इस ड्रग को आगे बढ़ाएं। तो वेटनरी के लिए ये बहुत अच्छी ड्रग है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीटोकोनाजोल की। तो कीटोकोनाजोल वैसे तो एक एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन ये एंजाइमेटिक इनहिबिशन करके स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस को रोकती है, जिससे ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। तो हमारा एम है कोर्टिसोल का लेवल कम करना। अब चाहे वो एंटी फंगल ड्रग हो या कोई सी भी ड्रग हो, अगर कोर्टिसोल का लेवल कम करती है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ पे 4 तरह की ड्रग बताई, जिसमें एक साइटोटॉक्सिक एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग थी, एक एंटी फंगल ड्रग है, एक MAO इनहिबिटर थी और एक स्टेनेसिस इनहिबिटर थी। तो दोस्तों चारों का फंक्शन अलग अलग है। बात करें कीटोकोनाजोल की तो कीटोकोनाजोल को इनिशियली 5 mg, फिर 10 mg, फिर 20 mg/kg BID के हिसाब से 6 मंथ तक देनी है दोस्तों। इनिशियली से लगातार ऐसे स्टार्ट करनी है। आपको शो किया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से देख लें दोस्तों। कीटोकोनाजोल ईजिली अवेलेबल भी हो जाती है। 5 mg देनी है पहले, फिर 10, फिर 20। ये इसका प्रोग्रेसिव ऑर्डर है। उसके बाद करें कोई भी ड्रग आप इस्तेमाल करें लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट को देखते रहें और ACTH एंड कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन को ब्लड में लगातार चेक करते रहें। अगर कोर्टिसोल की लेवल कंसंट्रेशन ब्लड में कम नहीं हो रहा है, नॉर्मल रेंज के बराबर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ड्रग को स्टॉप कर दें और वापस स्टडी करें कि इसकी क्या कंडीशन है। पूरा का पूरा CBC एग्जामिनेशन करें और पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस करें। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी ड्रग इस्तेमाल करो लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट और ACTH एंड कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन को चेक करते रहो। दोस्तों ये मैंने आपको ट्रीटमेंट एस्पेक्ट और डायग्नोसिस एस्पेक्ट बताया। तो डायग्नोसिस में आपको कुछ भी नहीं करना, सैंपल लेके लेबोरेटरी भेज देना है और उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे ट्रीटमेंट करना है। अगर हम बात करें दोस्तों सर्जिकल अप्रोच की, तो सर्जिकल अप्रोच में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है, इनको दोनों को ही हटाना पड़ता है इनके नेचुरल पोजीशन से, तभी ये कंडीशन कंट्रोल होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही टिपिकल सर्जरीज हैं। और बात करें अगर इंडिया के केस में तो दोस्तों इंडिया के केस में ये सर्जरीज ज़्यादातर पैट ओनर्स करवाते नहीं है। और दोस्तों इनका जो है रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा खास देखा नहीं गया है, क्योंकि डॉग पूरा की पूरा सप्रेस डिप्रेस्ड हो चुका होता है और सर्जरी और अगर आप ऊपर से कर दोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि ये क्या है मेरा एक तरीके का शौक है दोस्तों। तो इसको आप अदरवाइज़ ना लें। और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चैनल से नॉलेज गेन कर रहे हैं तो ही इस चैनल से जुड़ें। ये कोई बीबी की वाइन्स या कैरी मिनाटी का कोई चैनल नहीं है जहाँ पे आपको हंसी के ठट्टे मिलेंगे दोस्तों। ये एक नॉलेजेबल एक एजुकेशन का चैनल है। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर ऐसी ऐसी वीडियोस बना के दिखाएंगे जो आपने सुनी भी नहीं होगी दोस्तों कभी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।